Hello everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Asmat and today is 6 January 2021. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से देखते हैं हम आज के लिए हमारे पास कौन सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला सेक्शन हम ज्योग्राफी का लेने वाले हैं। इसमें अब ये जो न्यूज़ है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में है। जैसे कि अगर आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडिया में न्यू दिल्ली एंड पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, यहाँ पे विंटर्स के टाइम में रेनफॉल होता है। इस रेनफॉल का रीज़न मानसून तो नहीं होता ना दोस्तों, बिकॉज मानसून जब क्लाइमेट होगा उस वक्त में रेनी सीजन में रेन होता है। तो न्यू दिल्ली के इन एंड अराउंड वाले एरिया में क्यों रेन होता है आपके विंटर के टाइम में? तो इसका रीज़न यही है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में होता है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होता है। यहाँ से ओरिजिनेट होकर के ये रीजन, यहाँ से आपका जो प्रेसिपिटेशन है ये राइज होगा, यहाँ से पानी लेकर के नदर्न मोस्ट जो पार्ट है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इस लोकेशन में यहाँ पर आपका रेनफॉल ला करके छोड़ देता है। तो ये नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, ठीक है। और ये इस विंड को यहाँ पे लाने का काम करता है वेस्टर्लीज। तो आपने पढ़ा होगा दो टाइप का विंड, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज की वजह से होता है। तो ये मॉइस्चर आपका जब मेडिटेरेनियन से राइज होता है तो बीच में ये आपका कैस्पियन, ब्लैक सी, यहाँ से भी मॉइस्चर लेकर के आता है। अब आपका जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होता है ना, ये ग्लोबल फिनोमिना है जिसमें मॉइस्चर यूजुअली ऊपर से कैरी होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो नॉर्मल ट्रॉपिकल फिनोमिना होता है ना, उसमें मॉइस्चर लोअर एटमॉस्फेयर में ही कैरी होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, तो इसमें मॉइस्चर आपका ऊपर एटमॉस्फेयर से पास होता है। लेकिन आपका जो ट्रॉपिकल फिनोमिना है उसमें आपका मॉइस्चर लोअर एटमॉस्फेयर से पास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जब मॉइस्चर यहाँ पे लेकर के आता है ना, तो हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में यहाँ पे है हिमालयाज, है ना, हिमालयाज यहाँ पे। तो हिमालयाज के आगे ये बढ़ नहीं पाता है, तो जिसके वजह से हिमालय से इनकाउंटर करने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्या होती है, रेन होने लगती है, और ये विंटर सीजन में होने लगती है। अब देखो इसका ना कुछ सिग्निफिकेंस है, हमें तो बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बनता है, क्योंकि ये जो विंटर सीजन में रेन होती है ना दोस्तों, ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। राबी क्रॉप्स, राबी सीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो विंटर के टाइम में कौन सा जो आपका किस चीज़ का प्लांटेशन होता है, तो वो होता है आपका वीट का प्लांटेशन। और इस वीट के प्लांटेशन की वजह से ना दोस्तों, हमारी जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडिया में जो रेनफॉल होता है उससे हमें अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारा फूड सिक्योरिटी मेंटेन होता है, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका जोजिला पास से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ना कि हमेशा क्या होता है, विंटर्स के टाइम में बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जोजिला पास को बंद कर देती है, लेकिन इस बार ये पास ओपन है अभी भी। तो ये पास इम्पॉर्टेंट इसलिए है, आप इसका लोकेशन ध्यान देंगे। इसका लोकेशन ये है कि ये आपका एक स्ट्रैटेजिक लिंक बनाता है लद्दाख से श्रीनगर के साथ, ठीक है। तो ये आप जोजिला का ये मैप में ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जोजिला है। तो लद्दाख से आपका ये श्रीनगर का लिंक बनाता है जोजिला पास, एक स्ट्रैटेजिक लिंक है आपका ये, ठीक है। जब ये अभी इसमें काम चल रहा है, जब ये पूरा बन करके तैयार हो जाएगा ना, 14.15 किलोमीटर इसका एरिया होगा, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा, ठीक है। इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा और एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। तो जोजिला पास का आपको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ध्यान देना है कि श्रीनगर टू कहाँ जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जोजिला पास आता है। नेक्स्ट हम डिफेंस सेक्टर का एक न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ मल्टी एजेंसी सेंटर मैक से रिलेटेड है। ये जो मैक है मल्टी एजेंसी सेंटर, ये एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, ओके। तो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, इसको कब बनाया गया था, तो न्यूज़ में इसलिए ही थी ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स से बोला है कि वो इनपुट देना स्टार्ट करें, ठीक है।
कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंस इनपुट दे मैक के थ्रू, मल्टी एजेंसी सेंटर के थ्रू, जो कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आता है। तो मैक जो है ना दोस्तों, इसको 2001 के आसपास बनाया गया था, जब 1999 में कारगिल का इंट्रूजन हुआ था। तो जो कारगिल फाइट हुआ था उसके बाद में आपका मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें जब ये बनाया गया था तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये ऑथराइजेशन दे दिया गया था कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनफैक्ट ऑथराइजेशन दिया गया था कि वो मैक को बनाए। अब ये मैक जो है 24/7 काम करती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स कोऑर्डिनेट्स वगैरह शेयर करती है डिफरेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्री, सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में, ठीक है। रियल टाइम इनपुट्स ये देती है, ठीक है। द स्टेट ऑफिसेस हैव बीन डेजिग्नेटेड एज सब्सिडियरी मैक्स, तो उसको स्मैक्स बोलते हैं, SMAC। तो स्टेट वाला जो मैक होता है उसको स्मैक्स बोलते हैं। अब इसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नैट ग्रिड बोलते हैं। नैट ग्रिड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, जो डेटा आपका डिफरेंट डेटा बेस से लेकर के आती है, डिफरेंट एजेंसीज, आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट का, ये डेटा को कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को होस्ट करती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को होस्ट करती है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गवर्नमेंट डेटाबेस में टैक्स, बैंक डिटेल, क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, हर तरह का डेटा ये लेती है। इसको बनाया गया था दोस्तों 2008 मुंबई ब्लास्ट के बाद में। जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुई थी उसके बाद नैट ग्रिड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसके पास जो है ना नैट ग्रिड के पास CCTNS की भी एक्सेस है। तो CCTNS क्या होता है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो नैट ग्रिड के पास इसकी भी एक्सेस है और ये एक काम करती है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन इन इंडिया, जिसमें से आपका एक डेटाबेस है जिसमें जो FIR रिपोर्ट्स कुछ 14,000 पुलिस स्टेशन इंडिया में, उस चीज़ को भी एक जगह कंपाइल करती है। तो आप मैक देखेंगे ये आपका 2001 में आफ्टर कारगिल बनाया गया। नैट ग्रिड आपका जब मुंबई अटैक्स हुआ था तो इट वाज मेड आफ्टर 2008 के मुंबई अटैक्स के बारे में। तो दोनों का ऑलमोस्ट काम सेम है। नैट ग्रिड क्या है? ये एक डेटाबेस की तरह काम करती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का दोनों का काम है। नेक्स्ट हम हिस्ट्री के सेक्शन में जाते हैं। ये न्यूज़ नई तालीम के बारे में है। नई तालीम का शब्द आपने पहले भी सुना होगा। नई तालीम का जो वर्ड है ना दोस्तों, ये पहली बार गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। गांधी जी ने 1937 में नई तालीम वर्ड का जिक्र किया था। और नई तालीम, इनका मतलब यही था कि ये गांधी जी ना जो इंडियन विलेजेस है ना उनका लिबरेशन चाहते थे। वो चाहते थे कि सेल्फ डिपेंडेंट बने इंडियन विलेजेस। जैसे कि आज हम कोविड के टाइम में देसी वाला बात करते हैं ना कि देश में बनाओ देश में बेचो, ठीक है। मोदी जी भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हम क्या करें, अपने कंट्री में हर एक चीज़ का उत्पादन करें और हम सेल्फ रिलायंट रहे। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नई तालीम के नाम पे महात्मा गांधी ने दिया था 1937 के टाइम में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने बोला है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, नॉट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना वो नई तालीम ऑफ महात्मा गांधी को इम्पोर्टेंस देती है। मतलब वो मदर टंग को इम्पोर्टेंट देती है, इंस्ट्रक्शन एट द स्कूल लेवल। क्योंकि जब महात्मा गांधी विलेजेस को एम्पावर करने की बात कर रहे थे तो उस वक्त तो ये नहीं बोल रहे थे ना कि इंग्लिश में हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अब जब हम विलेजेस के बारे में बात करते हैं तो वो तो हमारा रीजनल मदर टंग, वहाँ का उस स्पेसिफिक एरिया का उसी चीज़ के बारे में बात होगी ना। तो नई तालीम हमारा इस चीज़ पे भी फोकस करता है। अब देखो नई तालीम जो है ना दोस्तों, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है। नई मतलब क्या होता है? न्यू। एंड तालीम एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है एजुकेशन। तो गांधी जी का ड्रीम था सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट विलेजेस होना चाहिए। तो उसी तरह आपका नई तालीम भी मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे करके इस चीज़ को फुलफिल करने में एक पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो नई तालीम क्या है? ये एक गांधी जी के अकॉर्डिंग ये एक अप्रोच भी था जो इंसान के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, माइंड और स्पिरिट का, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होकर के। तो ये था उसके कुछ प्रिंसिपल गांधी जी ने नई तालीम का रखा था, जैसे
कि आपका एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है, वोकेशनल नीड्स लोकेलिटी का क्या उसको देख करके होना चाहिए, लर्निंग भी वोकेशनल वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, और वर्क जो भी काम है वो सोशली यूजफुल होना चाहिए एंड प्रोडक्टिव होना चाहिए, दैट इज नीडेड फॉर लिविंग। तो ये गांधी जी का नई तालीम का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब एजुकेशन से रिलेटेड है, गांधी जी ना अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुके थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब से ही तो टॉयल्स्टॉय फार्म है वहाँ से वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुके थे। बाद में क्या हुआ कि जब वो सेवाग्राम मतलब वर्धा में रह रहे थे ना, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, तो गांधी जी ने अपनी बहुत इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल लिखी थी हरिजन, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन के बारे में मेंशन किया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ बेसिक पेडागॉजी या फिर टीचिंग बोलते हैं वो फोकस किया था कि एजुकेशन का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, तो लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सोशल कैरेक्टर और हॉलिस्टिक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी के लिए एजुकेशन क्या था, मोरल डेवलपमेंट था किसी इंसान के लिए, ठीक है, जो कि लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने जो टीचर का इम्पोर्टेंस उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा जिक्र किया था कि किसी भी लर्निंग प्रोसेस में टीचर का क्या लर्निंग प्रोसेस में टीचर का क्या रोल होता है। तो ये न्यूज़ आपकी नई तालीम के बारे में हो गई। नेक्स्ट सेक्शन हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में चलते हैं। ये न्यूज़ वेल शार्क के बारे में है। तो 15 फुट वेल शार्क जो है वो आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया है। वेल शार्क क्या होती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश स्पीशीज होती है। इसकी साइज 20 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है। हैबिटेट इसका क्या है, ये सारे ट्रॉपिकल ओशियंस में मिलती है, ठीक है। वेल शार्क के ऊपर वाइट स्पॉटेड कलरेशन होता है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो डॉट डॉट स्पॉटेड ना, वाइट स्पॉटेड कलरेशन। इंडिया में अगर सारे कोस्टल स्टेट्स के बारे में बात करूँ तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है वेल शार्क की, ऐसा माना जाता है। फूड में ये एक फिल्टर फीडर होती है जो प्लैंक्टन्स खा करके सरवाइव करती है, ठीक है। अब इसको फिल्टर फीडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना जब ये खाती है ना तो ये अपने जॉज को ना एक पर्टिकुलर टाइप से एडजस्ट कर लेती है, जिसके वजह से वो पैसिवली फिल्टर करती है जो भी उसके खाने के पाथ में आता है ना, तो उस मैकेनिज्म को क्रॉस फ्लो फिल्टरेशन भी बोलते हैं। IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट न्यूज़ हम इंटरनेशनल रिलेशन के न्यूज़ में जाते हैं। ये न्यूज़ हमारा नाटो के बारे में है। अब देखो यूक्रेन जो है ना दोस्तों, ये एस्पायर कर रहा है कि ये नाटो का मेंबर बने। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूक्रेन जब ये उसने अपनी इच्छा जताई है तो रशिया ने क्या किया है, कुछ 1 लाख ट्रूप को अपने बॉर्डर पे स्टेशन कर दिया है यूक्रेन के अगेंस्ट, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। आप हमेशा सुनते होंगे कोल्ड वॉर के बारे में, है ना, फिर वार्सो पैक्ट सुना होगा आपने, नाटो सुना होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको मैं उतना ज़्यादा कोल्ड वॉर पे डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बट मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस दे देती हूँ। देखो कोल्ड वॉर जो पीरियड था ना दोस्तों, वो 1945 से 1991 के अप्रॉक्सीमेटली पीरियड को कोल्ड वॉर बोलते हैं। ये जो पीरियड था ये एक जियो पॉलिटिकल टेंशन का फेज था, ठीक है। जियो पॉलिटिकल टेंशन किन के बीच में था, 2 कंट्रीज के बीच में था, दैट इज द सोवियत यूनियन जिसको USSR बोलते थे, ठीक है, इसके और इसके सैटेलाइट स्टेट्स, ठीक है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और इसके सैटेलाइट स्टेट्स। तो इन दोनों के बीच में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन था, ये आपका कोल्ड वॉर सेशन होता है। देखो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, वर्ल्ड जो है वो 2 पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था, ठीक है। 2 पावर ब्लॉक जो डोमिनेटेड था बाय 2 सुपर पावर, एक था आपका सोवियत एंड द अदर वन वाज आपका US, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था ना, 2 सुपर पावर प्राइमरीली इंगेज्ड थे आपके आइडियोलॉजिकल वॉर में, और वो आइडियोलॉजिकल वॉर क्या थी, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट। मतलब आपकी USA किस चीज़ को फॉलो करती थी, कैपिटलिस्ट, एंड USSR किस चीज़ को सपोर्ट करती थी, आपकी कम्युनिस्ट, ठीक है। अब इसको कोल्ड वॉर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ पे कुछ वॉर नहीं हुआ था, ठीक है, देयर वाज नो लार्ज स्केल फाइटिंग बिटवीन द 2 साइड्स, तो इसको इसलिए कोर बोलते हैं।
अब देखो बहुत सारा रीजंस रहा है कोल्ड वॉर का, वो रीज़न आप रहने दो, आप कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देंगे जो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है ना, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, ठीक है, हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। इस पॉलिसी मतलब ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था ना, ये यूएस का एक ऐसा पॉलिसी था जिससे ये स्टॉप कर सके किसको, यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट और इम्पेरियलिस्टिक एंडेवियर्स है ना, कि वो दूसरे कंट्रीज को इकोनॉमिक एड दे, ठीक है। तो ये उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आपका ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन बनाया गया था, कि ताकि ज़्यादा यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस ना जमा पाए इन सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि यूएस ने अप्रोप्रिएट किया था फाइनेंशियल एड और सपोर्ट किसके इकोनॉमीज़ को, ग्रीस एंड टर्की के इकोनॉमिक्स को। देखो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं ना दोस्तों, कि जब ये डॉक्ट्रिन अनाउंस हुई थी ना, ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन, तो ये ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन ने मार्क किया था ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसको ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी बोलते हैं कोल्ड वॉर को। तो जब यूएस ने ऐसी ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन वाली पॉलिसी लाई, तो हमारा इसके रिस्पांस में कुछ तो आएगा ना। तो इसके रिस्पांस में जो पॉलिसी आया था उसको आयरन कर्टन पॉलिसी बोलते हैं। आयरन कर्टन पॉलिसी क्या है, देखो ये कोई एक ऐसी कर्टन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल बैरियर है जो किसने इरेक्ट किया था, यूएसएसआर ने इरेक्ट किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ठीक है। क्यों, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को सील ऑफ कर ले फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम डिपेंडेंट ऑन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन एलाइज, जो वेस्ट वाले लोग हैं वहाँ से, ठीक है। तो आयरन कर्टन जो है वो उस तरह की कंट्रीज थी ना, दोज हु वे कनेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियत यूनियन, ठीक है। और उस साइड में कौन थी, यूएस वाली कंट्रीज थी। तो ये आपका एक ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन और आयरन कर्टन आपका हो गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आपके कोल्ड वॉर में। एक बर्लिन ब्लॉकेड का इवेंट हुआ है। जैसे कि टेंशन आपका सोवियत यूनियन और उसके अलाइड में होने लगा ना, तो सोवियत यूनियन ने अप्लाई किया बर्लिन ब्लॉकआउट, ठीक है। बर्लिन ब्लॉकआउट क्या था, एक अटेम्प्ट था सोवियत यूनियन के द्वारा कि वो द सोवियत यूनियन शुड लिमिट द एबिलिटी ऑफ अलाइड कंट्रीज टू ट्रैवल टू द सेक्टर्स ऑफ बर्लिन। तो ये बर्लिन वॉल, इसको भी ये भी बोलते हैं। तो इसका भी अच्छा खासा हिस्ट्री आपका रह चुका है। अब इसमें क्या हुआ था कि देखो बाद में क्या हुआ था कि 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एक बनी थी आपकी नाटो और एक बना था आपका वार्सो पैक्ट। तो नाटो आपका क्या है, देखो नाटो ही आपका बर्लिन ब्लॉकआउट हुआ, ठीक है। तो बर्लिन ब्लॉकआउट वेस्ट को क्या दिखाया, ठीक है, वेस्ट को फ्राइटन किया, उनका मिलिट्री अनरीडनेस दिखाया, ठीक है। तो इसीलिए 1948 में जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है उन्होंने साइन किया था ब्रुसेल डिफेंस ट्रीटी, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ, ब्रुसेल डिफेंस ट्रीटी ज्वाइंट कर लिया यूएसए ने, कनाडा, पोर्चुगल, आइसलैंड, नॉर्वे जैसे कंट्री ने, और यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ नाटो का फॉर्मेशन। तो इन शॉर्ट जो नाटो है वो यूएस और उसके मेंबर्स जो हैं उसको नाटो बोलते हैं। एंड वार्सो जो आपका होता है वो साइन हुआ था बाय रशिया और उसके सैटेलाइट स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है। तो अब क्या हुआ है दोस्तों कि अब यूक्रेन ने अपनी इच्छा जताई है कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। तो इसीलिए रशिया उसके अगेंस्ट है और उसने कुछ 1 लाख ट्रूप्स को स्टेशन कर दिया है अपने बॉर्डर पे। तो ये न्यूज़ में था, तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देनी है। अब देखो ओके, ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, वो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है। ये आपका ओमी श्योर के बारे में। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने अप्रूव किया है टेस्टिंग किट। टेस्टिंग किट किस चीज़ के लिए, टू डिटेक्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ सार्स कोव, ठीक है। तो ये टेस्टिंग किट जो आपका है, ये टेस्टिंग किट का नाम आपका क्या है, ओमी श्योर है। इस किट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक और इसका नाम दिया हुआ है ओमी श्योर, ठीक है। तो ये कंफर्म करेगी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पेशेंट को है या नहीं है।
और ये यूज़ कर रही है एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया है। आईसीएमआर क्या है? आईसीएमआर न्यू दिल्ली में एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जिसका काम ही यही है कि वो फॉर्मुलेट करे, कोऑर्डिनेट करे और प्रमोट करे बायोमेडिकल रिसर्च को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के बारे में आती है, इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है। और जो आईसीएमआर की गवर्निंग बॉडी है ना, इसको चेयर करते हैं हमारे देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा इकोनॉमी के सेक्शन से। ये न्यूज़ ये था कि हमारा जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसको स्केड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया गया है। मतलब आरबीआई ने इसको सेकंड स्केड्यूल में डाल दिया है ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब जब ये चीज़ हो गया ना, तो जब ये स्केड्यूल बैंक बन गया है एयरटेल पेमेंट बैंक, तो नाउ दिस बैंक कैन पिच फॉर गवर्नमेंट इश्यूज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसको आरएफपी बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्शंस एंड अंडरटेक बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस। क्योंकि जब ये पेमेंट्स बैंक थी ना, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस रह चुकी थी। तो अब ये स्केड्यूल बैंक बन गई है। तो स्केड्यूल बैंक बन गई है तो ये आप क्या है, लोन्स के लिए भी एलिजिबल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये बैंक जो रेट होता है उस पर लोन ले सकती है, ठीक है। अब देखो स्केड्यूल बैंक क्या होता है और इसको कैसे बनते हैं। तो स्केड्यूल बैंक को क्वालिफाई करने के लिए ना, सबसे पहले स्केड्यूल बैंक अगर कोई भी बैंक बनता है ना, तो उसको स्केड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में डालते हैं। और कोई किसी भी बैंक को स्केड्यूल बैंक क्वालिफाई करना होता है ना, तो उनका जो पेड अप कैपिटल होता है ना, पेड अप कैपिटल, द वर्क इज दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो ये पेड अप कैपिटल उनका मस्ट नॉट बी लेस देन ₹5 लाख, ये होता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने बताया सेकंड स्केड्यूल में जो आरबीआई एक्ट के नाम आता है उसको स्केड्यूल बैंक बोलते हैं। सेकंड स्केड्यूल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ऐड कर देते हैं, वो आपका होता है स्केड्यूल बैंक, ठीक है, जो बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब देखो इसमें ना प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकता है या आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक, बोथ क्लासिफाइड एज ओल्ड, ठीक है, करूर व्यासा बैंक एंड न्यू एचडीएफसी बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इसमें हो सकती है। और 5 लाख कैपिटल पेड अप कैपिटल वाला टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का भी क्या डेजिग्नेट हो गया, स्केड्यूल बैंक डेजिग्नेट हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस IMSC के बारे में है, ठीक है। जो IMSC है चेन्नई में लोकेटेड है, ठीक है। इसका 60th ईयर हो गया है उसके एग्जिस्टेंस का, जनवरी 3 में, ठीक है। तो अब IMSC के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक रिसर्च सेंटर है, जो मैं आपको लोकेशन बता चुकी हूँ, चेन्नई में। तो रिसर्च सेंटर है और उसका फंड मेनली आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को आता है। तो ये सपोर्ट करता है आपका मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, तो इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन सारे डोमेन को। और ये इंस्टीट्यूट इनफैक्ट ऑपरेट करता है कबरू नाम का एक सुपर कंप्यूटर को। अब कुछ टाइमलाइन में आप देख लो, जनवरी 3, 1962 में मैथ साइंस इसको फाउंड किया गया था चेन्नई में बाय अलादी कृष्णा स्वामी, मैथ साइंस बाय अलादी कृष्णा स्वामी। फिर उसके क्या हुआ, 1984 के आसपास में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इस इंस्टीट्यूट को ओवर टूक कर लिया। 1986 में कंप्यूटर साइंटिस्ट PS थियागराजन और सेवरल अदर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया टू स्टार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस डिवीजन। तो ये थोड़ा सा आपका टाइमलाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एसोसिएटेड है, अलादी कृष्णा स्वामी, PS थियागराजन, ओके। चलो अब हम देख चुके हैं, अब देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है कि नाटो की मेंबरशिप ओपन है एनी अदर यूरोपियन स्टेट इन अ पोजीशन टू फर्दर द प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटी एंड टू कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एरिया। इंडिया में गुजरात के पास मैक्सिमम व्हेल शार्क की पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है। IMSC इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस जो है, इसको समटाइम्स मैथ साइंस ही बोलते हैं। ये लोकेटेड है चेन्नई में, जिसको फंडिंग आती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से। गवर्निंग बॉडी ICMR की है, ये इट इज प्रिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। They qualify as a scheduled bank. Paid up capital and collected funds of the bank must not be less than 5 lakh rupees. अब वीडियो को पॉज करके आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। लेट मी रिवील द आंसर टू यू। सो दिस फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, हायर एजुकेशन के अंदर नहीं आती है। इनफैक्ट फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज मैंने बताया था कि इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं, नॉट दी प्राइम मिनिस्टर। एंड फिफ्थ इज राइट एज वेल। तो थैंक यू दोस्तों
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन के PDF को आप हमारे PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय बाय.